नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल वाई विकी टेक पर। दोस्तों, मैं विक्रम सिंह आज आपके लिए लेकर आया एक नई वीडियो जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं कोशिका के कुछ अंगों के बारे में। दोस्तों, ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन के बारे में पता लगे। दोस्तों, हम इसी तरीके से आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आते रहेंगे, कुछ गवर्नमेंट एग्ज़ाम से जुड़ी हुई जानकारी और गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड सब्जेक्ट उनकी तैयारी। तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो और आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि कोशिका भित्ति क्या होती है और कोशिका की जो मेम्ब्रेन है, कोशिका जो सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जैसे अर्धपरागम्य झिल्ली बोलते हैं, वो क्या होती है। उससे आगे हम और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी हमने कुछ डिस्कशन कर लिया था। उससे आगे हम पढ़ते हैं कि गोल्जी कॉय होता है क्या है। गोल्जी अगला टॉपिक हमारा है जो वो है गोल्जी कॉय। गोल्जी कॉय के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो गोल्जी कॉय की जो खोज है वो की थी कैमिलो गोल्जी ने। किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने। अच्छा, इसको एक नाम दिया था जिसका नाम था लाइपोकॉन्ड्रिया। जो कैमिलो गोल्जी थे उन्होंने एक नाम दिया था, इसको कहा था लाइपोकॉन्ड्रिया। अच्छा, गोल्जी कॉय को क्या कहते हैं? लाइपोकॉन्ड्रिया कहते हैं। उसके बाद में एक और साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था बेकर। जिनका नाम क्या था? बेकर। उन्होंने पादप कोशिका में गोल्जी कॉय को डिक्टियोसोम कहा था। क्या कहा था? डिक्टियोसोम कहा था पादप कोशिका में। पादप कोशिका में डिक्टियोसोम किस वैज्ञानिक ने कहा था? बेकर ने कहा था। अच्छा, अब गोल्जी कॉय होती क्या है, कैसी है? गोल्जी कॉय नलियों का या फिर बोलते नलिकाओं का या फिर छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं, थैलियों का समूह होता है। थैलियों का समूह होता है जिसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। किसे ना? गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। अगर सिंगल थैली हो या फिर सिंगल नलिका हो तो उसे क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद में अब बोलते हैं कि गोल्जी कॉय का मुख्य काम क्या है। गोल्जी कॉय का मुख्य काम ये है कि जो कोशिका के अंदर प्रोटीन बन रही है या फिर कोई आवश्यक पदार्थ बन रहे हैं तो उनका क्या है? संचरण, उन्हें एक स्थान से ये दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करती है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। किसका काम करती है? ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। यानी कि जो भी आवश्यक पदार्थ होते हैं उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम कौन करता है? गोल्जी कॉय करता है। इसलिए गोल्जी कॉय को क्या कहते हैं? यातायात का प्रबंधक कहा जाता है। गोल्जी कॉय को कोशिका का यातायात का प्रबंधक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह आवश्यक पदार्थ प्रोटीन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? यातायात का प्रबंधक कहते हैं। अच्छा, गोल्जी कॉय का दूसरा काम क्या है? गोल्जी का दूसरा काम ये है कि कोशिका के अंदर प्रोटीन का स्त्रवण करता है। प्रोटीन का स्त्रवण करता है गोल्जी कॉय। अच्छा, ये हो गया गोल्जी कॉय के बारे में डिस्कशन। अब बात करते हैं तारक काय की। किसकी? तारक काय की। हिंदी में तारक काय बोलते हैं, इंग्लिश में इसको सेंट्रोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम बोलते हैं। अच्छा, जो तारक काय है इसकी खोज किसने की थी? टी बॉवेरी ने की थी। किसने की थी? टी बॉवेरी ने की थी। और ये सिर्फ जंतु कोशिका के अंदर पाया जाता है और इस पर एक कण जैसी संरचना होती है। कण जैसी संरचना होती है जिसको सेंट्रोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम बोलते हैं या सेंट्रोमियर बोलते हैं। और ये क्या है कि जब कोशिका विभाजन होता है ना तो कोशिका विभाजन के टाइम पर एक द्रव का काम करती है। कोशिका विभाजन हम आगे पढ़ लेंगे, किसी दिन डिस्कशन कर लेंगे कोशिका विभाजन के बारे में कि कोशिका विभाजन क्या होता है। आप फिलहाल यही याद रखिए कि कोशिका विभाजन में इनकी जो ध्रुव का काम करता है वो कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। अच्छा, अब उसके बाद में अगला टॉपिक कौन सा? हमारा अगला टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ईआर रेटिकुलम बोलते हैं इसको, ईआर रेटिकुलम। अच्छा, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी पोर्टर ने। इसकी खोज किसने की थी? पोर्टर ने की थी। और ये कैसा होता है? जिनकी जैसे ये कोशिका है, ये क्या है? एक कोशिका, और ये क्या है? इसके अंदर केंद्रक है। तो यहाँ से यहाँ तक एक समांतर दो पाइप होती हैं, यानी कि दो नलियाँ होती हैं, समांतर रूप से जुड़ी होती हैं और इनके बीच में इस तरीके से नलियाँ लगी होती हैं। तो कुछ इस तरीके की शेप होती है इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। इसका एक सिरा किससे? केंद्रक झिल्ली से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा किससे जुड़ा होता है? दूसरा सिरा जुड़ा होता है जो कोशिका झिल्ली होती है उससे जुड़। अच्छा, इसके ऊपर जो कण जैसी संरचना पाई जाती है, कण जैसी संरचना पाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं राइबोसोम। उसे क्या बोलते हैं? राइबोसोम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो कण जैसी संरचना पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो आपको बताना है इसको क्या बोलते हैं? राइबोसोम से बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद में क्या है
कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम ये है कि जो प्रोटीन होती है एक झिल्ली से उसे दूसरी झिल्ली पर पहुंचाने का काम करती है। क्या करती है, एक झिल्ली जो प्रोटीन वो किसके काम आती है, वो काम आती है यानी कि झिल्लियों का निर्माण करने के लिए। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दूसरा काम क्या करता है, ये यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है कोशिका को, यानी कि यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है। कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो कोशिका को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कोशिका का कंकाल कहा जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, कोशिका का कंकाल कहते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं जो राइबोसोम है, राइबोसोम होते क्या। अच्छा, एक चीज़ और आपको याद रखनी है, जो माइक्रोबॉडीज होती है, माइक्रोबॉडीज उनका निर्माण कहाँ होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। उनका निर्माण कहाँ होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। आपको बस इतना याद रखना है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं राइबोसोम्स के बारे में। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, राइबोसोम के बारे में। अच्छा, राइबोसोम होता क्या है राइबोसोम होता क्या है, इसकी जो खोज है वो किसने की थी, रॉबिन्सन और ब्राउन नाम के दो साइंटिस्ट हुए, तो उन्होंने इसकी खोज की थी, किसकी, राइबोसोम की। अच्छा, और एक जी पैलार्डी नाम के साइंटिस्ट हुए, उन्होंने इसका नामकरण किया था राइबोसोम। इसका नामकरण किया था किसने, जी पैलार्डी नाम के साइंटिस्ट ने। अच्छा, इसका मुख्य काम क्या है, काम पढ़ लेते हैं। इसका काम क्या है, काम है इसका प्रोटीन का निर्माण करना। काम क्या है, प्रोटीन का निर्माण करना। तो राइबोसोम्स का जो काम है वो है प्रोटीन का निर्माण करना, इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इसलिए राइबोसोम को क्या कहते हैं, फैक्ट्री कहते हैं, किसकी, कोशिका की फैक्ट्री कहते हैं। अच्छा, कोशिका का जो सबसे छोटा अंग है वो राइबोसोम ही कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, कि कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन सा है, तो आपको बताना राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा अंग है। राइबोसोम क्या है, कोशिका का सबसे छोटा अंग है। अब उसके बाद में आता है लाइसोजाइम, उसके बाद में कौन आता है, लाइसोसोम। अच्छा, लाइसोसोम की खोज किसने की थी, डी डोबे नाम के एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने लाइसोसोम की खोज की। और लाइसोसोम क्या होता है, एक थैलीनुमा संरचना होती है, एक थैलीनुमा संरचना होती है लाइसोसोम, जिसके अंदर क्या है, 24 प्रकार के एंजाइम भरे होते हैं। जिसके अंदर क्या भरे होते हैं, 24 प्रकार के एंजाइम भरे होते हैं। और ये एंजाइम, इन एंजाइमों का काम क्या, अब जब एंजाइम का वर्ड आ गया तो एंजाइम का काम क्या होता है, मुख्य तो एंजाइम का काम होता है पाचन करना, पाचन करना। तो ये क्या करता है, हानिकारक जो पदार्थ होते हैं उनका भक्षण कर लेता है, और इसका जो मतलब कि कोशिका के अंदर जो पाचन क्रिया होती है उसको पचाने में यानी कि ये सहायक होती है। कौन सा, लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में पता चल गया कि लाइसोसोम होता क्या। अच्छा, लाइसोसोम के अंदर एक अम्लीय अपघट्य भी पाया जाता है, अम्लीय अपघट्य पाया जाता है। अब इस अम्लीय अपघट्य को अगर प्रॉपर मात्रा में भोजन ना मिले ना, अगर इस अम्लीय, मान के चलो ये अम्लीय अपघट्य है, यानी कि अम्लीय कोई लिक्विड भरा हुआ है, और अगर इसको प्रॉपर मात्रा में भोजन ना मिले तो ये क्या करता है, इसको यानी कि नष्ट करने की कोशिश करता है, इसको फाड़ देता है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, क्योंकि ये फट जाता है और यानी कि फट करके अपने आप को नष्ट कर लेता है। इसलिए लाइसोसोम को क्या कहते हैं, यानी कि आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं वॉक्यूल्स की। किसकी बात करते हैं, वॉक्यूल्स। वॉक्यूल को हिंदी में बोलते हैं रसधानी। क्या बोलते हैं, रसधानी। रसधानी जो होती है वो कोशिका की एक निर्जीव संरचना होती है। जिस प्रकार कोशिका भित्ति होती है उसी प्रकार कोशिका की जो निर्जीव संरचना वो क्या होती है, रसधानी होती है। अब इसका मुख्य काम क्या है, इसके अंदर एक द्रव भरा रहता है, इसके अंदर क्या भरा रहता है, द्रव भरा रहता है, और एक दोहरी झिल्ली की एक संरचना होती है जिसके अंदर क्या है, द्रव भरा रहता है। और जो दोहरी झिल्ली की जो संरचना होती है इसको क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। आपको मेनली ये याद रखना है कि जो दोहरी झिल्ली की जो संरचना होती है जिसके अंदर द्रव भरा रहता है उसको दूसरा नाम क्या दिया, टोनोप्लास्ट नाम दिया। अच्छा, ये द्रव जो होता है इसके अंदर सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। क्या रहते हैं, सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। इसीलिए कोशिका को क्या कहते हैं, कोशिका का भंडार कहा जाता है। किसको, वॉक्यूल को। कोशिका का भंडार, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कोशिका का भंडार किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि वॉक्यूल को या रसदानी को कोशिका का भंडार कहते हैं। तो आपको ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं प्लास्टिड की। प्लास्टिड को हिंदी में बोलते हैं लवक। प्लास्टिड को हिंदी में क्या बोलते हैं, लवक बोलते हैं। अब जो लवक होता है ये सिंपली पौधों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, पौधों की जो कोशिका होती हैं उनके अंदर पाया जाता है लवक। अच्छा, लवक कितने प्रकार का होता है, लवक 3 प्रकार का होता है, मेनली 3 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, दूसरे को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, और तीसरे को बोलते हैं यानी कि क्रोमोप्लास्ट। तो 3 प्रकार का होता है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। हिंदी के लिए यानी कि अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। अब देखो, अवर्णी वर्ड से वर्ण का मतलब होता है रंग। अच्छा, अवर्णी का मतलब रंगहीन, जो रंग के बिना हो उसे क्या बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। और जो रंग हो यानी कि वर्णी लवक हो, यानी कि जो रंग के साथ हो उसको क्या बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट हो। और जिसमें हरा रंग हो उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। अच्छा, अब इनके बारे में डिटेल से डिस्कशन करते हैं। यानी कि ल्यूकोप्लास्ट होता क्या है,
ल्यूकोप्लास्ट यानी कि जो पौधों की जड़ें होती हैं और तने होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। पौधों की जड़ों और तनों के अंदर कौन सा प्लास्टिड पाया जाता है? ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। और इसका मुख्य काम ये कैसा होता है? रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन होता है। और इसका मुख्य काम क्या है? यानी कि ल्यूकोप्लास्ट का अभी काम पूछ लिया जाए तो मुख्य काम है इसका भोजन को स्टोर करके रखना। क्या करता है ल्यूकोप्लास्ट? भोजन को स्टोर करके रखता है। और 3 प्रकार का रहता है। कितने प्रकार का रहता है? 3 प्रकार का रहता है। भोजन को स्टोर करने के मामले में 3 प्रकार का रहता है। कैसे? एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट का काम क्या है? एमाइलोप्लास्ट जो स्टार्च है उसको स्टोर करता है। स्टार्च को स्टोर करके रखता है। यानी कि हमारी जड़ जो तने होते हैं उनमें स्टार्च को एमाइलोप्लास्ट होता है जो वो स्टोर करके रखता है। अच्छा, दूसरा क्या होता है? एलोइयोप्लास्ट। दूसरे का नाम क्या है? एलोइयोप्लास्ट। इसका काम क्या है? एलोइयोप्लास्ट का बीजों में जो बीज होते हैं, हमारे जो पेड़ के अंदर जो बीज होते हैं उनके अंदर वसा को स्टोर करके रखता है। किसको स्टोर करके रखता है? वसा को स्टोर करके रखता है। अगला अगला कौन सा है? प्रोटीनोप्लास्ट। अगला कौन सा है? प्रोटीनोप्लास्ट। और प्रोटीनोप्लास्ट का जो मुख्य काम है वो क्या है कि बीजों के अंदर जो प्रोटीन होता है उसको स्टोर करके रखना। अच्छा, अगला टॉपिक कौन सा है? क्रोमोप्लास्ट। अगले टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं क्रोमोप्लास्ट। और क्रोमोप्लास्ट कैसा है? एक वर्णी लवक है और ये एक रंग ही यानी कि रंग होता है इसके अंदर। रंग के बिना नहीं, रंग होता है इसके अंदर। अच्छा, रंग ये होता कैसा है? ये पौधों में द्रव के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है? द्रव के रूप में पाया जाता है। और ज़्यादातर मिलता कहाँ है? ये फलों तथा बीजों यानी कि फलों तथा पुष्पों में मिलता है। कहाँ मिलता है? फलों तथा पुष्पों में मिलता है। फलों तथा पुष्पों में मिलने के कारण ही तो इनका मतलब जो फल है रंग बिरंगे और फूल है वो रंग बिरंगे निकलते हैं। अच्छा, क्रोमोप्लास्ट की वजह से निकलते हैं। वो किसकी वजह से निकलते हैं? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। अब जो क्रोमोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट के अंदर कौन कौन से रंग पाए जाते हैं? एक तो नारंगी रंग पाया जाता है, एक लाल पाया जाता है और एक नीला रंग पाया जाता है। अब इन तीनों रंगों से ही मिलकर के बाकी सब रंग बनते हैं। इन तीनों रंगों से मिलकर के ही बाकी रंग बनते हैं कि मान के चलो गुलाबी रंग बनाना है और भी XYZ रंग है तो उसी तरीके से इन तीनों रंगों को मिला करके ही बाकी सब रंग बनते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो दो पिगमेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक तो कैरोटीन होता है और दूसरा होता है जेंथोफिल। कौन सा होता है? कैरोटीन और दूसरा जेंथोफिल। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि जो हमारी पत्तियां होती हैं, जो हमारी पत्तियां, अच्छा ये जो हमारी पत्तियां होती हैं उनका रंग पीला क्यों हो जाता है? तो पीला जो हमारे पत्तियों का रंग होता है वो कैरोटीनॉइड के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैरोटीनॉइड के कारण होता है। अच्छा, एक अगला क्वेश्चन बनता है कि टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? तो वो आपको याद रखना है, लाइकोपिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण। अगला, चुकंदर में बीटानिन नामक पिगमेंट पाया जाता है। चुकंदर लाल लाल पाया जाता है तो इसकी वजह से बीटानिन की वजह से। अच्छा, गाजर का जो रंग होता है नारंगी होता है। गाजर कई टाइप की होती है। गाजर का रंग लाल भी होता है, गाजर का रंग नीला भी होता है, वो नारंगी भी होता है और गाजर का रंग पीला भी होता है। तो देख लीजिए, गाजर का रंग जो नारंगी होता है वो तो होता है कैरोटीन की वजह से। किसकी वजह से? कैरोटीन की वजह से। और जो गाजर का रंग पीला होता है वो होता है ल्यूटीन की वजह से। किसकी वजह से? ल्यूटीन की वजह। और जो गाजर का रंग लाल होता है तो लाल के लिए 3-4 जैसे सेब का रंग भी लाल होता है, गाजर का रंग भी लाल होता है और प्याज का रंग भी लाल होता है। तो इन सब में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? एंथोसाइनिन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? एंथोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं हल्दी। हल्दी होती है, हल्दी पीली पाई जाती है। तो हल्दी में जो ये पीलापन होता है ये किसकी वजह से होता है? ये होता है करक्यूमिन की वजह से। किसकी वजह से? करक्यूमिन की वजह से। हल्दी में जो पीलापन पाया जाता है वो करक्यूमिन की वजह से पाया जाता है। और जो पपीते का पीला रंग है, पपीते का पीला रंग करिका जैंथी की वजह से। किसकी वजह से होता है? करिका जैंथी की वजह से। तो और अगला अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि मूली में तीखापन पाया जाता है। मूली में तीखापन पाया जाता है वो किसकी वजह से पाया जाता है? आइसोसाइनाइड की वजह से। किसकी वजह से पाया जाता है? पाया जाता है आइसोसाइनाइड की वजह से। तो आपको याद हो गया होगा, हल्दी का पीलापन करिका जैंथी की वजह से पाया जाता है, पपीते का पीला रंग करक्यूमिन की वजह से पाया जाता है और मूली का तीखापन आइसोसाइनाइड की वजह से पाया जाता है। आपने देखा होगा कि तेल है जो हमारे वो पीले पीले रंग के होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? एथाइल आइसोसाइनाइड की वजह से। किसकी वजह से होते हैं? एथाइल आइसोसाइनाइड की वजह से होते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि जो प्याज है, प्याज में से गंध आती है, लहसुन में से गंध आती है तो किसकी वजह से आती है? एलाइल डाइसल्फाइड की वजह से। एलाइल डाइसल्फाइड, एलाइल डाइसल्फाइड। और जो ये एलाइल डाइसल्फाइड होता है ये क्या होता है? सल्फर का एक यौगिक होता है, यानी कि सल्फर का एक कण होता है जिसकी वजह से आंखों में जलन होती है। आपने देखा होगा कि जब प्याज काटते हैं तो आंखों में जलन होती है। किसकी वजह से होती है? एलाइल डाइसल्फाइड के कारण। क्यों? क्योंकि उसमें सल्फर होता है उसकी वजह से। अच्छा, अब आपने देखा होगा आलू, कभी आलू कैसा होता है? आलू हरा हरा सा होता है। कभी कभी आलू हरा हरा सा होता है, वो किसकी वजह से होता है? वो सोलेनिन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? सोलेनिन की वजह से होता है। और आंवले का खट्टापन टैनिन की वजह से पाया जाता है। एक टैनिन नामक पिगमेंट होता है उसकी वजह से आंवले का खट्टापन पाया जाता है। खीरे का कड़वापन, ककड़ी का कड़वापन वो कोकर बिटेसी के कारण होता है।
किसके कारण होता है? कोखरबिटेसी के कारण होता है। मिर्च में तीखापन पाया जाता है वो कैप्सेसिन की वजह से होता है। किसकी वजह से? कैप्सेसिन की वजह से। और मिर्च लाल पड़ जाती है, यानी कि अब पहले तो मिर्च क्या थी? हरी थी, फिर उसके बाद में क्या हो गई? लाल पड़ गई। इसमें क्या होता है, जो हमारा क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो कैप्सेथीन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? कैप्सेथीन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मिर्च का रंग कैसा है? लाल पड़ जाता है। अच्छा, उसके बाद में अब अगला क्या है कि हमने कभी कभी देखा होगा टमाटर हमारे हरे होते हैं। टमाटर कैसे होते हैं? हरे होते हैं, और फिर वो बाद में लाल पड़ जाते हैं। किसकी वजह से? इसका मतलब ये है कि जो हमारा क्लोरोफिल था वो क्लोरोफिल किस में कन्वर्ट हो गया? लाइकोपीन में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि टमाटर का रंग लाल पड़ जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है जी, जो दूध है, दूध हमारा सफ़ेद पाया जाता है, किसकी वजह से पाया जाता है? केसिन नामक एक प्रोटीन होता है, जिसकी वजह से दूध क्या है? सफ़ेद पाया जाता है। दूध में कभी कभी पीलापन भी मिलता है, वो क्रेटीन नामक प्रोटीन की वजह से मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो बताइए आपको हमारी क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन के बारे में पता चले। और मैं आपको बता दूं, मैं आपके लिए इसी तरीके से नए नए टॉपिक पर गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड करवाता रहूँगा, और आपको बिल्कुल ही अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।